हो गया जी। अब लिखो नीचे हेडिंग लिखते थे ब्राउनीगत की व्याख्या। चलो इसके अंदर लिखना शुरू करो। ब्राउनीगत की परिभाषा हो गई थी, अब ब्राउनीगत की व्याख्या पढ़ना है। तो लिखेंगे ब्राउनीगत की गुणात्मक व्याख्या। ब्राउनीगत की गुणात्मक व्याख्या सर्वप्रथम वीनर ने की। सर्वप्रथम वीनर ने की। हो गया। हो गया जी। सर्वप्रथम वीनर ने की, जबकि आइंस्टीन ने अणुगत सिद्धांत के आधार पर अणुगत सिद्धांत के आधार पर इसकी गणितीय व्याख्या की। हो गया ना। इसकी गणितीय व्याख्या की। इनके अनुसार डैश देके लिखना शुरू करो। है तो फुल मात्रा हो जाए। ये दिख रहा है। हो गया जी। क्या लिखे? इनके अनुसार डैश दे के लिखना। मुख्य व्याख्या यहीं से अब शुरू होती है। चूंकि कोलाइडी कण में परिक्षेपण माध्यम के कण सदैव गतिशील होते हैं। सदैव निश्चित सीमा में गतिशील होते हैं, ये लिखना। क्योंकि कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है ना। तो सदैव निश्चित सीमा में गतिशील होते हैं। निश्चित सीमा में गतिशील होते हैं। हो गया। जब कोलाइडी कणों को विलयन में घोला जाता है तो हो गया। हो गया ना। तो कोलाइडी कणों पर हो गया गतिशील माध्यमों के द्वारा कोलाइडी कणों पर गतिशील माध्यमों के द्वारा लगाई गई असंतुलित टक्करों के कारण
कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करने लगते हैं। टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। हो गया ना। अब जैसे देख सकते हो हुआ क्या, एक विलयन था, इसमें ये माध्यम के कण है, हर जगह पे होंगे जो सदैव गतिशील होंगे, क्योंकि द्रव अवस्था के बारे में हमारे पास जानकारी है। ठीक है, द्रव अवस्था के बारे में हमारे पास जानकारी क्या है कि इसके कण एक निश्चित सीमा के भीतर गतिशील होते हैं, तो इसमें गतिशील है। अब बाहर से हम इसमें कोई कोलाइडी कण डाल रहे हैं, मान लो हमने एक कोलाइडी कण डाला इसमें, तो जैसे ये अंदर पहुंचेगा ये तो स्वयं गतिशील नहीं था। समझ गए? हुआ क्या, क्योंकि जो इसमें माध्यम के कण चल रहे थे, अब जब रास्ते में जो 4-5 बैग छोड़ दिए तुमको बीच में उनके खड़ा करने, तो क्या होगा, एक उधर से फेंकेगा उधर से फेंकेगा तुमको, तो क्या होता है, मान लो एक छोटा सा कण कोलाइए, माध्यम का कण इधर से चलता हुआ जा रहा था और इसने इस पे टक्कर मार दी, और जब टक्कर मारा तो इसमें गति हो जाएगी, ये इधर जाएगा। अब पता चला जा तो रहा था सीधा, जैसे यहाँ पहुंचा तब तक इधर से कोई आके इसको ठोक दिया। हो गया, अब इधर चलना प्रारंभ कर दिया तो कूद के बाहर तो जाएगा नहीं। जैसे इधर पहुंचा कोई बाहर से टक्कर मार दिया, इधर घूम गया, दिखाई दे रहा है। फिर कोई इधर से टक्कर मार दिया, तब तक पता चला इधर घूम गया। यहां से इधर मार दिया तो इधर घूम गया। देख रहे हो, तो ये स्वयं नहीं गति कर रहा है, इसको माध्यम के कारण टक्कर मारते जा रहे हैं और ये भागता जा रहा है। इधर से मारा तो उधर गया, उधर से मारा तो इधर गया, बस इधर उधर घूमता रहता है, जिसके कारण हमको लगता है कि ये टेढ़े मेढ़े पथ पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। समझ गए? इसी को क्या कहा गया, ब्राउनी गति कहा गया। और वास्तव में ये कण तो दिखे नहीं थे, वास्तव में ये कण दिखे नहीं थे हमको। समझ गए? इनके केवल प्रतिबिंब दिखे थे। क्या दिखे थे? प्रतिबिंब। अब सोचो, एक दिमाग लगाना तुम, क्योंकि माध्यम के कण तो बहुत छोटे होते हैं, लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, तभी तो वास्तविक विलयन बनता है ना। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होते हैं। अब कोलाइडी कण जब हम अंदर लेके जाते हैं, तो अगर कोलाइडी कण छोटा है तो उस पर टकराने के बाद, जैसे अगर यहाँ पे हम कोई छोटी वस्तु रख दें और इस पर कहां तक लिखिए जी, टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार कहां से कहां तक था जी, 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के आसपास था ना। अब हुआ क्या, जब ये कोलाइडी कण धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, तो माध्यम के कण तो नहीं बड़े हो रहे हैं, माध्यम के कण तो छोटे छोटे ही हैं। अभी छोटा कोलाइडी कण लेके आए, इसने इसको टक्कर मारी, इसमें गति हो गई, चलने लगा। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले आए, मान लो इसे थोड़ा बड़ा किए, इस पे टक्कर मारी, ये भी चलने लगा। और बड़ा कर दिए, इस पे टक्कर मारी, बेचारा ये हिल भी नहीं किया। जैसे दीवार में चले जाओ, तुम भिड़ जाओ अपना सर लगा के, दीवार हिलेगी, तुम ही हिल जाओगे, पीछे चले जाओगे। वही चीज इनके साथ होता है कि जैसे जैसे कण बड़ा होने लगता है, अब देखो जब ये छोटा है तो छोटे कण पे टक्कर मारेगा तो ये दूर तक भाग के जाएगा, और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो ये थोड़ा कम दूर तक जाएगा और ये हिला ही नहीं अपने स्थान। कुछ देख रहे हो, ये जो ब्राउनी गति हो रही है, अगर कण छोटा है तो तेज होगी, और अगर कण बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे ब्राउनी गति क्या होने लगती है, घटने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि ब्राउनी गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने आकार के कणों से ऊपर ब्राउनी गति समाप्त हो जाती है। तो अब देखेंगे कहां तक समाप्त होती है, लिखो, ये याद रखे रहना। कण जैसे जैसे बड़ा होगा, क्योंकि माध्यम के कण तो छोटे ही हैं, अब वो बेचारा छोटा सा है, जाके टक्कर मार रहा है, छोटा सा तो उसमें गति हो गई, अब बड़ा सा जाके टक्कर मारा, अपने छटक लिया, वो तो वहीं रह गया ना। तो लिखेंगे आगे हम लोग, हाँ बस यही व्याख्या है, मुख्य व्याख्या तो यही है। असंतुलित टक्कर किसके द्वारा, परिक्षेपण माध्यम के कणों के द्वारा किस पर लगाया गया, कोलाइडी कणों पर लगाया गया। कौन सी टक्कर,
असंतुलित टक्कर, बस यही है, हो गया व्याख्या खत्म। नीचे लिखो, क्या लिखे? टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। आगे काली पेन से लिख लेना, जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, वैसे लिखना है, जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, हो गया। ब्राउनी गति कम होती जाती है, ब्राउनी गति कम होती जाती है, आगे अंडरलाइन कर लेना, ब्राउनी गति कम होती जाती है तथा 0.5 माइक्रोन से अधिक हो जाने पर, 0.5 माइक्रोन से अधिक आकार हो जाने पर, 0.5 माइक्रोन से अधिक आकार हो जाने पर, अधिक आकार हो जाने पर, हो गया, ब्राउनी गति समाप्त हो जाती है, ब्राउनी गति समाप्त हो जाती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है? मतलब माइक्रोन, माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोन, बस माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर नहीं, माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 0.5 गुणे 10⁻⁻6 मीटर इसको कह सकते हो, समझ गए? और अगर सेंटीमीटर में बदले इसको तो 0.5 गुणे 10 की घात कहां तक, -4 सेंटीमीटर आएगा। और अगर वैज्ञानिक संकेतन में लिख दें तो फिर 5 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात ये लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। हमने देखा कि कोलाइडी कण की सीमा कितनी होती है, 10 की घात -7 से 10 की घात -5, या कहीं कहीं 10 की घात -7 से 10 की घात -4। तो देखो अपनी सीमा तक ये पहुंच चुका है, देख रहे हो? अर्थात लगभग ये द्रव विरोधी है। क्या है? द्रव विरोधी, क्योंकि द्रव विरोधी में कणों का आकार इधर होता है, द्रव स्नेही में कणों का आकार इधर होता है। क्योंकि द्रव स्नेही में कण काफी छोटे होते हैं ना, इसके पास वास्तविक विलयन के पास तक पहुंच जाते हैं, और जबकि द्रव विरोधी में कण किसके पास तक होते हैं, निलंबन के पास तक होते हैं। थोड़ा सा भी उनसे कोई जुड़ने को मिला तो तुरंत वो निलंबन का रूप धारण कर लेते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। तभी तो हमने पढ़ा था द्रव विरोधी कोलाइडों में विद्युत अपघट्य की अति सूक्ष्म मात्रा मिला दें तो उसका स्कंदन हो जाता है। उसी को रोकने के लिए हमने क्या मिलाया था उसमें, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को हमने रक्षी कोलाइड कहा था, और द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता को हमने किससे प्रदर्शित किया था, स्वर्ण संख्या से प्रदर्शित किया था। उसकी परिभाषा भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना? बस वही चीज यहाँ पे है। ये जब इससे बड़ा हो जाएगा तब ब्राउनी गति समाप्त हो जाएगी। बस इतना तुम याद रखो, 0.5 माइक्रोन, इससे अधिक आकार हो गया, अर्थात लगभग मान के चलो निलंबन के पास तक पहुंच गया, तब इसकी कोलाइड क्या कहते हैं, ब्राउनी गति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात, क्या ब्राउनी गति वास्तविक विलयन में भी होती होगी? क्या ब्राउनी गति वास्तविक विलयन में भी होती होगी? होती है। ब्राउनी गति वास्तविक विलयन में भी होती है, लेकिन हमें दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा कि उसमें प्रावस्था 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1, अर्थात पूरा का पूरा हमको केवल माध्यम की तरह ही दिखने लगता है। अब जब देख ही नहीं पाएंगे तो ब्राउनी गति कैसे बताएंगे? बताएंगे क्या? जब देख ही नहीं पाओगे तो ब्राउनी गति भी नहीं बता पाओगे। ब्राउनी गति बताने के लिए कणों का दिखना आवश्यक था ना, और कण अगर दिख गए तब तो विसमांगी विलयन हो गया। याद रखना, कण अगर दिख गए तो कौन सा विलयन हो गया? विसमांगी विलयन हो गया। तो समांगी कहां से आ जाएगा?
समांगी है तो इसका मतलब नहीं दिखा, हमें नहीं दिखा तो हमें ब्राउनी गति भी नहीं दिखी। हीन हो रही थी क्योंकि भले ही कण छोटा टक्कर तो मारेंगे माध्यम के कण, उसको याद रखे रहना, तो ब्राउनी गति वहां होती है, लेकिन ये प्रावस्था एक हो जाने के कारण वो हमें दिखती ही नहीं। इसीलिए हम लोग वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति नहीं पढ़ते, केवल किसमें पढ़ते हैं? कोलाइडी विलयन में पढ़ते हैं। चलो तो इतना लिख लिए, ये तुम्हारा कोलाइडी क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति की व्याख्या हो गई। अब हम लोग लिखते हैं हेडिंग, अगली वाली हेडिंग, प्रकाशिक गुण, टिंडल प्रभाव। ये तीसरा नंबर था ना तुम्हारा गतिक गुण। नंबर 4 प्रकाशिक गुण, ब्रैकेट में टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हो गया। अभी देखो टिंडल प्रभाव क्या है। इसे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। हो गया, बस खत्म। क्या था ये, अब देखते हैं। क्योंकि कोलाइडी विलयन में कौन होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है ना। तो एक साइड से इस पर प्रकाश किरण पुंज भेजी जाए, क्या भेजी जाए? प्रकाश किरण पुंज। तो दूसरी साइड से देखने पर हमें ये प्रकाश किरण पुंज शंख के आकार की दिखती है। किसके आकार की? ऐसे जब ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर भी किसके आकार की दिखती है? शंख के आकार की दिखती है। हो गया। इसे ही कहा गया था कोलाइडी विलयनों का टिंडल प्रभाव। और ये जो प्रकाश हमको दिखा था ना, क्योंकि किस आकार का दिखा था? शंकु के आकार का, इसलिए इसे कहा गया टिंडल शंकु या टिंडल प्रकाश। और पूरे प्रभाव को क्या कह दिया गया? टिंडल प्रभाव। ऐसा हुआ क्यों, हमको इसी का अध्ययन करना है। दूसरी स्थिति, ये तो हमारा कोलाइडी विलयन था। दिमाग में सवाल पैदा करो तब समझो। यहां पे हमने लिया जल, केवल जल। जब इसमें प्रकाश किरण पुंज हमने भेजा तो इधर से हमको प्रकाश किरण पुंज देखने को मिल गया, परंतु ऊपर से नहीं दिखा। परंतु ऊपर से नहीं दिखा, इसमें ऊपर से भी दिखा। नीचे जगह होती, नीचे वो दिख, समझ गए। लेकिन पता था नीचे देखने के चक्कर में सब मुंह पे गिरेगा हमारे, क्योंकि द्रव है ना, नीचे छेद करके देखो तुम्हारे मुंह पे नहीं गिरेगा, वो जाहिर सी बात। ये सब जगह से दिखेगा। इधर साइड से तुम प्रकाश ही डाल रहे हो, बाकी 3 एरिया बच रहा है, सब जगह से दिखेगा। लेकिन जब जल पे हमने प्रकाश किरण पुंज डाला तो इधर से तो दिख गया, लेकिन न ऊपर से दिखा न नीचे से दिखा। ऐसा किस कारण से हुआ, इसी के बारे में हमको पूरा अध्ययन करना है विस्तार पूर्वक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि है क्या, उसके बाद कब इसका कारण शुरू करते हैं। कारण पहले से शुरू कर दिया जाए। चलो देख लो, कारण भी समझ लो तब शुरू करते हैं। कारण क्या होता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, समझ गए। वैसा ही काम इनके साथ होता है, क्योंकि धूल मिट्टी किस अवस्था में होती है, तनिक समझाओ। कोलाइडी अवस्था में होती है, हमने पढ़ रखा है। तो हमारे वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण है ना, वो किस अवस्था में है? कोलाइडी अवस्था में। आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे हमको आकाश क्या दिखाई देता है? नीला। क्यों नीला ही दिखाई देता है? क्योंकि बैगनी और नीला, या बैगनी कहें आनी, बैगनी, आसमानी और नीला, इन 3 रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए तीनों का संयुक्त प्रभाव हमको ऊपर आकाश में दिखाई देता है, याद रखे रहना। बाकी की गति तेज होती है, उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, वो आगे निकल जाते हैं। अब इनमें क्या हुआ, ये है कोलाइडी कण। अब इनका भी आकार थोड़ा बड़ा है, क्योंकि कोलाइडी अवस्था विषमांगी विलयन। अब हुआ क्या, जब प्रकाश की किरण यहां से जाती है
तो चूंकि जो इसमें माध्यम अर्थात जल है उसके कण तो बहुत छोटे हैं, और जब बहुत छोटा है तो क्या अवशोषण करके उसका उत्सर्जन कर पाएगा, दिखा पाएगा, प्रकीर्णन कर पाएगा? क्या उसका प्रकीर्णन क्या कहलाता है? प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करके चारों दिशाओं में उत्सर्जित करने की अभिक्रिया। आप क्या चार दिशा कहें तो एक दिशा से तो आता ही है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे सब जगह होता है ना। चारों दिशाओं में उत्सर्जित करने की प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। समझ गए? अब माध्यम के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ऐसे आई प्रकाश, ऐसे निकल गया, इससे कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाए। समझे भूत हो गया ये। देखोगे फिल्मों में भूत देखोगे, निकल जाओ बीच में, कोई पता ही नहीं चलता है। वही चीज इनके साथ हो गया, खड़े तो है बेचारे वहां पे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं डालता है। हो गया। लेकिन जो कोलाइडी कण होते हैं ये थोड़े बड़े आकार के होते हैं, इसलिए जब प्रकाश इनके अंदर जाता है तो ये उसको चारों तरफ उत्सर्जित करते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकीर्णन। हो गया। ठीक वही काम इसमें होता है कि जब प्रकाश किरण पुंज जाती है तो माध्यम के कण तो बहुत छोटे हैं, वो रोक पाएंगे, वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये कोलाइडी कण जो बीच बीच में घूम रहे थे, ये थोड़ा बड़ा होने के कारण प्रकाश किरण को अपने में अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद चारों तरफ उत्सर्जित करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और जब उत्सर्जित करते हैं तो ये प्रकाश किरण देखो इसे चारों तरफ निकलने लगती है, निकलने लगती है। अगर हम विलयन को देखेंगे तो प्रकाश किरण अब हर जगह से निकल रही है, तो चाहे जहां से देखो विलयन तुमको क्या दिखाई देगा? चमकीला दिखाई देगा, लगेगा विलयन में चमक रहा। हो जाएगा। जबकि केवल जल में जब भेजेंगे तो इसके कण तो बहुत छोटे थे, देख रहे हो नहीं? देख रहे, बहुत छोटे हैं, इसलिए ये प्रकाश किरण पुंज तेजी से निकल जाएगी। क्या ये उसका प्रकीर्णन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रकीर्णन नहीं कर पाए तो क्या ऊपर कोई प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा, और सीधा सीधा हमको केवल इधर प्रकाश दिखेगा, ऊपर और नीचे नहीं दिखेगा। अभी सोचने वाली बात है, कहोगे अगर हम जल में टार्च जलाएं अगर बगल से तो हमको दिखता है ऊपर। क्यों दिखता है? क्योंकि जल तुम्हारा अशुद्ध जल नहीं है, उसमें अशुद्धियां मिली होती है, और जब तक अशुद्धियां मिली रहेंगी तब तक दिखता रहेगा तुम्हें। अगर उसको एकदम शुद्ध कर दिया जाए, और यहाँ पे एक बात और, प्रकाश किरण पुंज तीव्र डालनी है, धीरे नहीं, याद रखे रहना। अगर किरण पुंज की गति धीमी है तब तो प्रकीर्णन हो ही जाएगा। क्यों जी? कुछ समझ में आ रहा है? किरण धीमी है तो क्यों प्रकीर्णन हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि उसका वेग सबसे अधिक होता है ना। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसका वेग सबसे कम होता है। हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब वेग कम होता जा रहा है तो प्रकीर्णन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो याद रखे रहना, अगर तुम कम वेग वाला प्रकाश डालोगे तब कहीं भी प्रकीर्णन हो जाएगा, कहीं भी, क्योंकि टकराएगा। तो धीरे से जा रहा तब तो रुकेगा ना यहाँ पे। अगर धीरे से जा रहा तब वो रोक सकता है उसको, लेकिन अगर बहुत तेजी से जा रहा है तब तो उसको भेजते हुए निकल जाएगा, कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर धीरे जाएगा तब यहाँ भी प्रकीर्णन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे तीव्र प्रकाश पुंज डालना है। प्रकाश की गति तेज होनी चाहिए, जैसे प्रकाश की किरण आती है उतने वेग। ध्यान दिए रहना, प्रकाश की किरण की वेग से हमें प्रकाश किरण पुंज डालना होगा। ये नहीं कि धीरे चार्ज जला दिया हो गया, छोटा सा पहुंचा दिया। चार्ज जलाओगे कहोगे ऊपर नीचे सब जगह दिख रहा है, तुम्हारे पास चार्ज चाहिए और कुछ जला नहीं सकते हो। समझ गए? इसलिए प्रयोग मत करना इसको। बाकी बस इतना जानते रहो कैसे होता है। शुरू करते हैं। हाँ, तो आसुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम प्रकाश की किरण पुंज डालोगे, टॉर्च से ही जलाओगे, टॉर्च से प्रकाश किरण पुंज की गति उतनी तेज थोड़ी हो पाएगी प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। याद रखे ना। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा बोला जाएगा कि तीव्र प्रकाश पुंज डालने पर। याद रखे ना, तीव्र प्रकाश पुंज डालना है, मतलब तेजी से जाना चाहिए। तेजी से जाएगा तभी तो लगेगा कि छोटे कण को भेद के पार निकल गया, बड़े कण को नहीं भेद पाया, उसने अवशोषित किया और फिर उसको क्या किया? उत्सर्जित किया। ये प्रक्रिया क्या कहलाई? प्रकीर्णन कहलाई। क्या कहलाई? प्रकीर्णन। और इसी प्रकीर्णन के कारण विलयन सभी तरफ से चमकता हुआ दिखाई देता है, चाहे जिधर से देखो। और किस आकार में चमकता दिखाई देता है? शंकु के आकार में, जिसे टिंडल शंकु कहा गया, जो दिखते हैं शंकु, या तो टिंडल प्रकाश कहा गया क्योंकि प्रकाश दिख रहा है, और पूरे प्रभाव को क्या कहा गया? टिंडल प्रभाव कहा गया। तो कुछ खास नहीं है टिंडल प्रभाव, बस एक खेल है किसका? प्रकीर्णन। कौन कर लेता है प्रकीर्णन?
कोलाइडी कण कर लेते हैं लेकिन माध्यम के कण नहीं कर पाते। इसलिए अगर हमारे पास केवल माध्यम है तब प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए विलयन ऊपर नीचे अंधेरा दिखता है। और जबकि अगर माध्यम में कोलाइडी कण मिला दिए गए हैं तो उसमें कोलाइडी कण थोड़े बड़े होते हैं जो आने वाले प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, और हमें जो विलयन होता है चारों तरफ से चमकीला दिखाई देता है। हो जाएगा। अब बताओ, कण अगर बड़ा करते जाएं तो टिंडल प्रभाव बढ़ेगा कि घटेगा? कण अगर बड़ा करते जाएं तो टिंडल प्रभाव बढ़ेगा कि घटेगा? अभी सोचो, माध्यम का कण छोटा था ना, तो प्रकीर्णन कर पाया? नहीं कर पाया। प्रकीर्णन नहीं कर पाया तो इसका टिंडल प्रभाव नगण्य था, मतलब कहें तो बहुत कम था ना। जब माध्यम के कण से बढ़ के आए हम कोलाइडी विलयन पे तो कण बड़ा किए हैं ना, तब प्रकीर्णन हुआ और टिंडल प्रभाव अधिक दिखा। हमें दिखाई दे रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? तो इस आधार पर निष्कर्ष क्या निकला कि जब कणों का आकार बड़ा होगा तो टिंडल प्रभाव बढ़ेगा, जबकि उसमें क्या था, ब्राउनिंग गति में कणों का आकार बड़ा होने पर ब्राउनिंग गति घटती है, यहां भी होगा। जब प्रारंभ में अधिक होगा, अभी कण ज्यादा बड़ा कर दो तो प्रकीर्णन कर पाएगा? अभी कह दे तो गेंद ले लो, टार्च जलाओ, उसके रास्ते तो प्रकीर्णन करेगी वो? नहीं करेगी। याद रखेगा ना। कहने का मतलब कणों का आकार बड़ा करने पर पहले तो टिंडल प्रभाव बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित आकार के आगे टिंडल प्रभाव पुनः क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, और एक समय आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हो जाएगा ना? बस वही चीज। तो देखो इसमें दोनों काम करता है, उसमें एक ही काम किया, इसमें दोनों, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। जैसे हम लोग पढ़े भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक में हमने देखा ताप बढ़ाएंगे तो घटना शुरू कर देता है, रासायनिक में हमने देखा ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो वही इनके साथ होता है, वही उसी से लगा लो अपना कॉमन सेंस। जैसे याद कर रहे हैं याद करो, लिखो। टिंडल प्रभाव का प्रेक्षण सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। टिंडल प्रभाव का प्रेक्षण सर्वप्रथम फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे। फैराडे ने किया था। हो गया। परंतु इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन, परंतु इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन, परंतु इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया, टिंडल ने किया। विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। हो गया। आगे लिखो। टिंडल ने बताया कि, टिंडल ने बताया कि, टिंडल ने बताया कि, हो गया, जब किसी विलयन, जब किसी विलयन, कोष्ठक में लिख देना वास्तविक, विलयन का मतलब वास्तविक ही होगा, अगर केवल विलयन बोला गया तब ध्यान दिए रहना। जब किसी विलयन कोष्ठक में वास्तविक पर अंडरलाइन कर लेना, तीव्र प्रकाश पुंज, तीव्र प्रकाश पुंज, बस इतना ही अंडरलाइन करना था। तीव्र प्रकाश पुंज डाली जाती है, डाली जाती है, डाली जाती है, तो हो गया। प्रकाश पुंज के विपरीत दिशा से देखने पर,
प्रकाश पुंज के विपरीत दिशा से देखने पर प्रकाश पुंज दिखाई देता है। प्रकाश पुंज दिखाई देता है। प्रकाश पुंज दिखाई देता है। हो गया ना? परंतु हो गया, ऊपर या नीचे से देखने पर, परंतु ऊपर या नीचे से देखने पर विलयन में अंधेरा दिखाई देता है। विलयन में अंधेरा दिखाई देता है। हो गया? अब एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि प्रकाश किरण पुंज तो ऐसे चलते चलते गई है, तो ऊपर से देखे तो कम से कम यहां तो दिखना चाहिए था हमको, कम से कम यहां तो दिखना चाहिए था। यहां पे क्यों नहीं दिखा? इस बात को ध्यान से समझो। जब हमने प्रकाश किरण पुंज डाला तो इधर से देखे तो दिखा, हमने कहा ऊपर और नीचे देखने पे अंधेरा दिखता है। तो प्रकाश किरण पुंज ऐसे जा रही थी, ऊपर से देखे जैसे टॉर्च जला दिए तुम ऐसे देखो तो बगल से दिखता है ना कि उसकी प्रकाश की किरण जा रही। होता ही नहीं होता है? लेकिन तनिक बताओ रेड लाइट वाला, छोटे रहने बहुत खरीदे हो गए, यहाँ जला तो तुम्हारी दीवार पे दिखता है सीधे सीधे, बीच में दिखता है क्या जा रहा है? नहीं। पबजी खेले होंगे, उसमें स्नाइपर गन से जब निशाना लगाते होंगे तो एक नीली लाइट जाके टारगेट के ऊपर जलती होगी, लेकिन क्या बीच में दिखता है कि वो लाइट कहां से जा रही है? नहीं जा रही, नहीं दिखता। लाल वाला दिखता क्यों नहीं है जबकि टॉर्च हमको दिख जाती है? लाल का पथ नहीं दिखेगा, याद रखे रहना। कभी जला के चेक कर लो, टॉर्च तुमने जलाया, अगर यहाँ से जलाओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आ रहा है कोई प्रकाश किरण, लेकिन ये रास्ता नहीं दिखेगा उसका। क्योंकि उसका वेग इतना अधिक है कि बीच के जो माध्यम के कण है उसका प्रकीर्णन कर ही नहीं पाते हैं, और जब प्रकीर्णन कर ही नहीं पाएंगे तो चारों तरफ उसको निकालेंगे क्या? जब चारों तरफ नहीं निकालेंगे तो उनको दिखेगा कहां चारों तरफ से? वो तो सीधे सीधे निकल गया ना। वही चीज यहाँ पे होता है कि जब हमने तीव्र प्रकाश किरण पुंज डाला तो चूंकि माध्यम के कण तो इसका प्रकीर्णन कर नहीं पा रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। ये सीधा सीधा निकल जाता है। जब तक इसका प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं दिखेगा, याद रखे रहना। अंतरिक्ष में एकदम काला होता है, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखता है। अंतरिक्ष में चले जाओ सब कुछ काला दिखता है। क्यों काला दिखता है? क्या सूर्य का प्रकाश आया था तो अंतरिक्ष से कूद के आया था क्या? अंतरिक्ष होता क्या है? जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, या वायुमंडल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को गलत बोल रहे हैं, वायुमंडल से अगर हम बाहर चले जाएंगे तब वहां अंतरिक्ष हो जाता है। समझ गए? तो अंतरिक्ष से हमें आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्या वहां से प्रकाश नहीं आया था? अभी एक चीज सोचो, जब सूर्य की किरण चली थी, यहां से सूर्य था, सूर्य की किरण चली थी और हमारी ये पृथ्वी थी। पृथ्वी का वायुमंडल यहां तक है मान लीजिए, लेकिन जब हम इसके बाहर यहां खड़े होते हैं तो ये सब ब्लैक दिखाई देता है। तो क्या सूर्य का प्रकाश हवा में उनके पहुंच गया था क्या? यहां से चला होगा ना सूर्य का प्रकाश, लेकिन उजाला हमको बस इतने ही दूर तक दिखता है। इधर अंधेरा क्यों दिखा? क्योंकि बीच में वायुमंडल नहीं था, और जब वायुमंडल नहीं है तो कोई धूल मिट्टी के कण नहीं है। जब धूल मिट्टी के कण नहीं है तो प्रकीर्णन कौन करेगा? हम जाके करेंगे प्रकीर्णन वहां पे। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश की किरण चारों तरफ फैलेगी नहीं। जब चारों तरफ फैलेगी नहीं तो प्रकाश होगा नहीं। होगा क्या प्रकाश? नहीं होगा। जब प्रकाश नहीं होगा तब चारों तरफ हमको क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल में पहुंचता है
धीरे धीरे वायुमंडल में धूल की मिट्टी के कण मिलने लगते हैं और प्रकीर्णन की शुरुआत हो जाती है। हम जमीन से ऊपर बढ़ते जाए ना तो भी प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि अब धूल मिट्टी के कण एक निश्चित सीमा तक ही तो उड़ सकते हैं। यहाँ ऊपर भी पहुंच जाओ, यहाँ पे प्रकाश कम होगा, याद रखे रहना, यहाँ पे प्रकाश अधिक होगा, समझ गए ना। जैसे जैसे हम अपने ग्रह से दूर चलते जाएंगे प्रकाश की मात्रा कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हर जगह हमको काला दिखेगा, तुरंत हम वही समझ जाएंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, ये चीज को याद रखना। तो हाँ, तो धूल को उड़ा दो, उसमें उड़ता रहेगा धीरे धीरे। तब अभी हो रहा है ना ऐसा, हम लोग इतने उपग्रह छोड़ रहे हैं अंतरिक्ष में, ये सारे के सारे मलबे के रूप में उसी अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। अभी जैसे उपग्रह हमारा खत्म हो जाता है, उपग्रह की एक लाइफ होती है 10 साल 20 साल 5 साल 8 साल, अब वो चक्कर लगा रहा है तो क्या जब उसकी लाइफ खत्म हो गई तो हम उसको पकड़ के ले आते हैं? नहीं, वो वहीं पे घूमता रहता है, धीरे धीरे अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है, समझ गए। तो हो सकता है कुछ समय बाद अंतरिक्ष प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि जब उस पर टकराएगा उपग्रह की सतह पे तो प्रकीर्णन होगा कि नहीं होगा, और प्रकीर्णन होते होते धीरे धीरे जब ज्यादा जगह पे प्रकीर्णन होने लगेगा, प्रकीर्णन क्या कहते हैं, परावर्तन हो जाएगा वहां पे। जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो धीरे धीरे वहां पे गर्मी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब परावर्तन होगा तो प्रकाश की ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलेगी ना, गर्मी भी बढ़ेगी और प्रकाश भी बढ़ेगा धीरे धीरे। हो सकता है कुछ समय के बाद अंतरिक्ष में प्रकाश हो जाए, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो हुआ क्या, ये जल के साथ हुआ कि बीच में अंधेरा क्यों दिखता है, क्योंकि जल के कण इसका प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। जब तक प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक हमको प्रकाश किरण पुंज दिख ही नहीं सकती, समझ गए ना। इसीलिए ऊपर या नीचे से देखने पर क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब वही कोलाइडी विलयन में होता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन इसका चारों दिशा में प्रकीर्णन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो चारों तरफ प्रकाश दिखता है। उसी प्रकाश को हम क्या कहे थे, टिंडल प्रकाश। तो इसमें क्यों बीच में नहीं दिखा, इसका कारण भी समझ लेना, क्योंकि जल के कण या माध्यम के कण इसका प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, और जब तक प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक प्रकाश किरण पुंज हमको नहीं दिखेगी, ये याद रखें, समझ गए। देखो आगे लिखेंगे, क्या लिखे इसमें, अंधेरा दिखाई देता है। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अगर लिखना है तो पूरा लिखना, याद रखे रहना। अगर टिंडल प्रभाव पूछा गया तब ये पूरा लिखना है, लेकिन अब टिंडल प्रभाव मुख्य रूप से कोलाइडी विलयन में शुरू होता है, क्योंकि अभी तो किसके में हमने बताया, वास्तविक विलयन में बताया। तो अगर लिखोगे तो उसको भी लिखना, नहीं तो पता चला कि उसमें सवाल नया बन जाएगा कि वास्तविक विलयन में भी तो ऐसा हो सकता था, तो उसको तुम्हें बताना पड़ेगा कि नहीं, वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता, हो जाएगा ना। तो लिखो, अभी क्यों नहीं होता है इसको कारण हम लोग लिखेंगे। वैसे तो माध्यम के कण छोटे हैं जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं हुआ, हमको पता चल चुका है, ठीक है, लेकिन इसको अभी कारण में लिखना है नीचे। तो कहां तक लिखे जी, अंधेरा दिखाई देता है, परंतु जब यही प्रकाश पुंज जब यही प्रकाश पुंज हो गया कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो हो गया कोलाइडी कण अपने बड़े आकार के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में कर देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में कर देते हैं। सभी दिशाओं में कर देते हैं, हो गया।
जिससे विलयन प्रत्येक दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे विलयन प्रत्येक दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, प्रकीर्णन होगा तो सभी दिशाओं में होगा, ऐसा तो नहीं को टारगेट करके एक ही दिशा में प्रकीर्णन करेगा। विलयन प्रत्येक दिशा में चमकता दिखाई देता है। हो गया ना? आगे लिखना, चमकता हुआ दिखाई देता, हो गया ना? आगे लिखो, विपरीत दिशा से देखने पर, विपरीत दिशा से देखने पर, अब यहाँ पे विपरीत दिशा लिखवाना सही नहीं था, चलो ठीक है लिख लिया, काटो मत। विपरीत दिशा से देखने पर, हाँ वही, विपरीत दिशा से देखने पर, हो गया, प्रकाश पुंज या कहें तो प्रकाश किरण लिखना, प्रकाश किरण शंकु के आकार में, शंकु के आकार में चमकता, कहीं पहले से बोलो तो क्या लिखे? चमकता हुआ दिखाई देता है, शंकु के आकार में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे जिसे टिंडल शंकु या टिंडल प्रकाश कहते हैं, टिंडल प्रकाश कहते हैं, टिंडल प्रकाश कहते हैं। टिंडल प्रकाश कहते हैं, हो गया ना? लिखो, टिंडल प्रकाश कहते हैं। आगे लिखते हैं, आगे लिखो काली पेन से, तथा कोलाइडी विलयनों के द्वारा, कोलाइडी विलयनों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही, प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है, हो गया ना? बस बाकी चीजें करूंगी। अब चित्र चाहो तो बना सकते हो। देखो ये बर्तन है, इसमें भरा है, क्या भरा है? कोलाइडी विलयन। जब इसमें इधर से प्रकाश पुंज डाली गई, वो भी तीव्र प्रकाश पुंज, ध्यान देना, तो ऊपर भी चमक दिखी और इधर भी चमक दिखी, इधर भी चमक दिखेगा, इधर भी चमक दिखा, इधर भी चमक दिखा और नीचे भी चमक दिखेगा अगर कुछ पारदर्शी लगा दिए तब। हो गया ना? जबकि जब हम जल में यही डालते हैं, जल एक केवल माध्यम है ना, तो जल में जब यही डालते हैं विलयन, ये प्रकाश पुंज, तो क्या होता है? तो इधर से देखने पर चमक दिखती है, परंतु ऊपर से अंधेरा दिखता है और नीचे से भी अंधेरा दिखता है। हो गया ना? ये ध्यान में रखना है, नोट कर सकते हो। छाप लो इसको।
बाकी चीजें कल होंगी अब। अरे दोनों बना लो, ये विलयन का है वो जल का है।